सरफेस केमिस्ट्री में जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आफ्टर एड्जॉर्प्शन वो है कैटालिसिस। क्वेश्चन ये कैटालिसिस क्या होता है। तो कैटालिस्ट को समझने से पहले हम बात करेंगे कैटालिस्ट के बारे में कि कैटालिस्ट क्या होते हैं। वो केमिकल सब्सटेंस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं। सच टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंसेज आर कॉल्ड एज कैटालिस्ट। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, हमने लिया यहाँ पर डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट KClO3। पोटेशियम क्लोरेट जब डिकम्पोज होता है हीट की प्रेजेंस में तो बनाता है KCl और ऑक्सीजन। लेकिन जब ये रिएक्शन मैंगनीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में कराई जाती है तो इस रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। ये रिएक्शन पहले के कंपैरिजन में फास्ट होने लगती है। तो यहाँ पर जो मैंगनीज डाइऑक्साइड है वो कैटालिस्ट की तरह से वर्क करेगा। तो वो केमिकल सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा उस केमिकल सब्सटेंस को कैटालिस्ट कहेंगे। पोटेशियम क्लोरेट में आपने देखा मैंगनीज डाइऑक्साइड के ऐड कराए जाने पर रिएक्शन का रेट बढ़ा, इस वजह से आपका जो मैंगनीज डाइऑक्साइड है वो कैटालिस्ट की तरह से वर्क करेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर यह है कि प्रमोटर्स क्या होते हैं। वो केमिकल सब्सटेंस जो किसी कैटालाइज्ड केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं। सच टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंसेज आर कॉल्ड एज प्रमोटर्स। जैसे जब हम नाइट्रोजन की रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, इन हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटालिस्ट, तो क्या बनता है, अमोनिया बनता है। इट इज़ द वे बाय विच द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, और इस मेथड को बोलते हैं हम लोग हैबर्स मेथड। ये मेथड जिसके द्वारा अमोनिया बन रहा है इसको बोलते हैं हैबर्स मेथड। तो इसमें N2 और H2 कंबाइन करता है आयरन कैटालिस्ट की प्रेजेंस में टू फॉर्म अमोनिया। लेकिन अगर हम इस रिएक्शन में आयरन कैटालिस्ट के साथ साथ मॉलिब्डेनम प्रमोटर को ऐड करवा दें, MO मॉलिब्डेनम प्रमोटर ऐड करवाएंगे तो इस रिएक्शन का रेट और अधिक हो जाएगा। ये रिएक्शन पहले के कंपैरिजन में और फास्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो मॉलिब्डेनम है ना उसको हम लोग प्रमोटर कहेंगे। तो वो केमिकल सब्सटेंस जो किसी कैटालाइज्ड केमिकल रिएक्शन को प्रमोट करता है उसके रेट को और अधिक बढ़ाता है। सच टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड एज प्रमोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइजन क्या होते हैं। अगर कोई केमिकल सब्सटेंस ऐसा है जो किसी कैटालाइज्ड केमिकल रिएक्शन के रेट को डिक्रीज करता है तो उस केमिकल सब्सटेंस को बोलते हैं प्रमोटर। जैसे एक रिएक्शन है रोजेनमुंड्स रिएक्शन, आपने इस रिएक्शन को एल्डिहाइड्स के फॉर्मेशन में पढ़ा है। इसमें क्या करते हैं, हम एसाइल हैलाइड लेते हैं, RCOCl लेते हैं, उसकी कराते हैं रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटालिस्ट। तो क्या बनता है, एल्डिहाइड RCHO प्लस HCl बन जाता है। यहाँ से Cl हट जाएगा, H आ जाएगा, तो RCHO प्लस HCl बन जाएगा। लेकिन अगर इस रिएक्शन में हम बेरियम सल्फेट को ऐड करा दें तो आपका बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में इस रिएक्शन का जो रेट है ना वो घट जाता है। तो इस वजह से जो बेरियम सल्फेट है वो यहाँ पर पॉइजन की तरह वर्क करेगा। पॉइजन होता क्या है, वो केमिकल सब्सटेंस जो किसी कैटालाइज्ड केमिकल रिएक्शन के रेट को डिक्रीज करता है। बेरियम सल्फेट के डालने पर ये जो कैटालाइज्ड रिएक्शन थी इसका रेट कम हो गया, तो यहाँ पर जो बेरियम सल्फेट है वो पॉइजन की तरह से वर्क करेगा। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको 3 शब्द बताए हैं, कैटालिस्ट क्या होते हैं, प्रमोटर्स क्या होते हैं और पॉइजन क्या होते हैं। ठीक है, ऐसे कैटालिसिस क्या होती है। कैटालिस्ट का मतलब वो केमिकल सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा, उस केमिकल सब्सटेंस को तो कहेंगे कैटालिस्ट। और जो फिनोमेना है, द फिनोमेना थ्रू विच द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेज, उस फिनोमेना को कहते हैं कैटालिसिस। अब जो आपकी कैटालिसिस है ना वो 2 टाइप की होती है। एक तो होती है होमोजीनियस कैटालिसिस एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है कैटालिसिस का इनटू दीज 2 कैटेगरीज, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ कैटालिस्ट एंड रिएक्टेंट्स। आपके जो रिएक्टेंट्स हैं और जो आपका कैटालिस्ट है उनकी फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, उसके बेसिस पर कैटालिसिस 2 टाइप की होती है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब, होमो का मतलब होता है सेम। तो अगर किसी कैटालिटिक केमिकल रिएक्शन में कैटालिस्ट और रिएक्टेंट दोनों सेम फेज में पाए जाएं, देन सच टाइप ऑफ कैटालिसिस इज कॉल्ड एज होमोजीनियस कैटालिसिस। मैं एग्जांपल लेता हूं, हम यहाँ पर होमोजीनियस कैटालिसिस कुछ एग्जांपल ले रहे हैं। पहला लिया हमने सल्फर डाइऑक्साइड गैस ली, उसकी कराई रिएक्शन ऑक्सीजन गैस के साथ। द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड गैस।
तो क्या बनेगा, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस आपकी बन जाती है। तो आपने देखा आपके जो रिएक्टेंट्स हैं वो गैसियस फॉर्म में है और जो आपका कैटालिस्ट है वो भी गैसियस फॉर्म में है, बिकॉज रिएक्टेंट्स एंड कैटालिस्ट, reactants as well as catalysts are found in the same phase, that is gaseous phase, that's why it is called as homogeneous catalysis। ऐसे ही हमने यहाँ पर एक एस्टर लिया CH3COOC2H5, it is ethyl acetate, इसकी हम करा रहे हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शन विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड। तो क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, वाटर का OH C2H5 से अटैच हो जाएगा, H ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा CH3COOH एसिटिक एसिड और C2H5OH। इसका भी आपको एक्वो सॉल्यूशन मिलेगा और इसका भी आपको एक्वो सॉल्यूशन मिलेगा। तो आपने देखा केमिकल रिएक्शन से पहले आपके जो रिएक्टेंट्स हैं वो किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में है, और जो आपका कैटालिस्ट है वो भी एक्वस फॉर्म में है, बिकॉज रिएक्टेंट एज वेल एज कैटालिस्ट आर फाउंड इन द सेम फेज, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस कैटालिसिस। एक और एग्जांपल लिया हमने, यहां पर लिया सुक्रोज। ये सुक्रोज का हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया, फॉर्मूला होता है C12H22O11 और उसकी कराई हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड। तो आपका जो सुक्रोज है ना वो डिसोशिएट हो जाएगा इनटू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एज वेल एज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फ्रक्टोज। तो यहां पर रिएक्शन से पहले जो रिएक्टेंट्स है वो भी एक्वस फॉर्म में है, आपका जो कैटालिस्ट है वो भी एक्वस फॉर्म में है, मींस योर रिएक्टेंट्स एज वेल एज कैटालिस्ट आर फाउंड इन द सेम फेज, दैट्स व्हाई वी कैन से दे आर द एग्जांपल्स ऑफ द होमोजीनियस कैटालिसिस। ठीक है, अब मैं बात करना चाहूंगा हेट्रोजीनियस कैटालिसिस क्या होता है। वो कैटालिसिस या वो कैटालिटिक केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स और कैटालिस्ट अलग अलग फेज में पाए जाते हैं। रिएक्टेंट्स और कैटालिस्ट अगर अलग अलग फेज में पाए जाएंगे देन सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज हेट्रोजीनियस कैटालिटिक केमिकल रिएक्शन, या हेट्रोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं उसको। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के डिस्कस करना चाहूंगा। इसमें पहला एग्जांपल है, आपने सल्फर डाइऑक्साइड गैस ली, उसकी कराई रिएक्शन ऑक्सीजन गैस के साथ इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटालिस्ट। आपने देखा प्लेटिनम सॉलिड है यहाँ पर, जबकि आपके जो रिएक्टेंट्स हैं सल्फर डाइऑक्साइड एज वेल एज ऑक्सीजन दे आर गैसेज। तो रिएक्टेंट और कैटालिस्ट अलग अलग फेज में पाया जा रहा है। इट इज सेड टू बी द एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का एग्जांपल। ऐसे ही अगर आप अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं बाय द हेबर्स प्रोसेस, तो क्या होता है, आप नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस की कराते हैं रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटालिस्ट। आयरन सॉलिड है, जबकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन है वो गैसियस फॉर्म में है। तो रिएक्टेंट और कैटालिस्ट अलग अलग फेज में पाए जाने की वजह से दिस कैटालिसिस इट इज कॉल्ड एज द एग्जांपल ऑफ, और इट इज सेड टू बी द एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। एक और एग्जांपल, आपने वेजिटेबल ऑयल लिया जो कि लिक्विड है, उसका कराया हाइड्रोजनेशन, मींस रिएक्शन विद हाइड्रोजन गैस। द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट। तो यहां पर कैटालिस्ट सॉलिड के फॉर्म में है, जबकि रिएक्टेंट्स में से एक रिएक्टेंट लिक्विड है, दूसरा गैस है। इट इज द एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। एक और एग्जांपल, आपने अमोनिया गैस ली, उसकी कराई रिएक्शन ऑक्सीजन गैस के साथ इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटालिस्ट। तो क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस और वाटर। तो आपने देखा कैटालिस्ट सॉलिड है जबकि रिएक्टेंट्स गैसियस फॉर्म में पाए जा रहे हैं। सो दिस इज आल्सो सेड टू बी द एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो आपने देखा वो केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स और कैटालिस्ट अलग अलग फेज में पाए जाते हैं, सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज द हेट्रोजीनियस कैटालिटिक केमिकल रिएक्शन और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। ये जो आपका हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है इसकी मैकेनिज्म क्या है, ये इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म। एक्चुअली हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की जो मैकेनिज्म है उसको हम लोग स्टडी कर सकते हैं इन सम स्पेसिफिक स्टेप्स। हमने ये मान लिया ये कैटालिस्ट है और ये कैटालिस्ट की फ्री वैलेंसीज हैं। दीज आर द अनबैलेंस्ड फोर्सेस प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ कैटालिस्ट। जब भी आप कैटालिस्ट की रिएक्शन रिएक्टेंट से कराते हैं तो सबसे पहले जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका होता है डिफ्यूजन ऑन द सरफेस ऑफ द कैटालिस्ट। ये इसकी सरफेस पर आकर इकट्ठे हो जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर होता है फिजिज ऑप्शन। फिजिज ऑप्शन का मतलब these reactant molecules tends to get attracted by the free valencies of catalyst by the weak force of attraction called as van der Waals force of interaction।
जब फिजिजॉर्प्शन हो जाता है उसके बाद होता है केमिकल एड्सॉर्प्शन, मींस केमिजॉर्प्शन। केमिजॉर्प्शन का मतलब अब इनके बीच में जो न्यू बॉन्ड है, अभी तो केवल ये वीक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन था, अब इनके बीच में नया बॉन्ड बनने लगता है, ए और बी के बीच में बॉन्ड बनने लगता है, जो पुराना फोर्स ऑफ इंटरेक्शन था वो का वीक होने लगता है, और इस तरीके से ए और बी आपस में कंबाइन करने के बाद में प्रोडक्ट को फॉर्म कर देते हैं। और फिर एट लास्ट होता क्या है, आपका जो कैटालिस्ट है, कैटालिस्ट की जो फ्री वैलेंसीज हैं वो दोबारा से फ्री हो जाती हैं, मतलब जो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल है वो यहां से अलग हो जाता है। इस दीज प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज आउट और डिफ्यूज अवे फ्रॉम द कैटालिस्ट सरफेस, तो प्रोडक्ट अलग हो जाता है और कैटालिस्ट आपका अलग हो जाता है। सो वी कैन स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालिसिस इन फोर मेन स्टेप्स। पहला है डिफ्यूजन ऑफ कैटालिस्ट ऑन द कैटालिटिक सरफेस, दूसरा है फिजिजॉर्प्शन, तीसरा केमिजॉर्प्शन, एंड द लास्ट वन इज डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द कैटालिस्ट सरफेस। तो ये हमने हेटेरोजेनियस कैटालिसिस की मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस किया। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, दिस टॉपिक इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से सबसे पहला है, जो फर्स्ट टॉपिक इज सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कैटालिसिस। कैटालिसिस या कैटालिटिक केमिकल रिएक्शन के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या हैं? इनमें पहला फीचर है एक्टिविटी, इट इज इंपॉर्टेंट, एंड द सेकेंड वन इज सेलेक्टिविटी, ये भी इंपॉर्टेंट। तो एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? किसी भी कैटालिस्ट की वो एबिलिटी जिसके द्वारा वो किसी केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करता है, दैट एबिलिटी ऑफ द कैटालिस्ट इज कॉल्ड एज इट्स एक्टिविटी। दोबारा सुनो, द एबिलिटी ऑफ अ कैटालिस्ट, किसी भी कैटालिस्ट की वो एबिलिटी जिसके कारण वो किसी केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करेगा, दैट एबिलिटी ऑफ कैटालिस्ट इज कॉल्ड एज द एक्टिविटी। जैसे आपने हाइड्रोजन लिया, उसकी रिएक्शन करा दी ऑक्सीजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटालिस्ट, तो वाटर बनता है। तो जनरली वाटर कैसे बना? आपका जो प्लेटिनम है वो क्या कर रहा है, वो इस केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है। तो प्लेटिनम की जो एबिलिटी है जिसके कारण हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर बना रहा है, इट इज कॉल्ड एज द एक्टिविटी ऑफ प्लेटिनम। ऐसे ही जब आप इथीन लेते हैं, दिस इज योर इथीन, उसका कराते हैं हाइड्रोजनेशन आइदर इन प्रेजेंस ऑफ निकिल और प्लेटिनम और पैलेडियम। तो निकिल की या प्लेटिनम की या पैलेडियम की वो एबिलिटी जिसके कारण हाइड्रोजन इथीन से कंबाइन करे और क्या बना दे, इथेन बना दे, दैट एबिलिटी ऑफ दीज स्पेसिफिक कैटालिस्ट इज कॉल्ड द एक्टिविटी। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म है सेलेक्टिविटी। तो ये अलग अलग टर्म्स हैं, एक्टिविटी सेलेक्टिविटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेलेक्टिविटी क्या होता है? किसी भी कैटालिस्ट की वो टेंडेंसी जो एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट टेंडेंसी ऑफ कैटालिस्ट इज कॉल्ड इट्स सेलेक्टिविटी। दोबारा सुनो, हर कैटालिस्ट में एक एबिलिटी है कि वो एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन को ही कैटलाइज कर सकता है। तो उस टेंडेंसी को, उस कैटालिस्ट की टेंडेंसी को जिसके द्वारा वो केवल एक पर्टिकुलर रिएक्शन को ही कैटलाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इज नोन एज द सेलेक्टिविटी। मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे आपने इथाइन लिया, जब आप इसका कराते हैं हाइड्रोजनेशन आइदर इन प्रेजेंस ऑफ निकिल और प्लेटिनम और पैलेडियम, तो क्या होता है? तो इसके जो पाई बॉन्ड है ना, इसमें दो पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, दोनों पाई बॉन्ड टूट जाएंगे, ये भी टूटेगा ये भी टूटेगा। एज अ रिजल्ट यहां पर टू मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के करेंगे रिएक्शन में पार्टिसिपेट। जब एक बॉन्ड टूटा तो दो वैलेंसी फ्री हो गई, एक एक बॉन्ड और टूट गया तो एक एक वैलेंसी और फ्री हो गई। जनरली क्या होगा ना, दो बॉन्ड टूटेंगे तो क्या होगा, एच सी, भाई ये था ट्रिपल बॉन्ड था, तो यहां पर बचा एक बॉन्ड अगर टूटा तो एक एक वैलेंसी फ्री हो गई, एक एच यहां अटैच हो गया, एक एच यहां अटैच हो गया, फिर ये बॉन्ड फिर से टूट जाता है एक एक और, तो ये वाला बॉन्ड, ये वाली वैलेंसी यहां फ्री हो गई, ये यहां फ्री हो गई, और दूसरा मॉलिक्यूल H2 का यहां अटैच हो जाएगा। मतलब क्या मिलेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आप इसी रिएक्शन को कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ लिंडलर्स कैटालिस्ट, यू आर डूइंग द रिएक्शन, यू आर टेकिंग द सेम रिएक्टेंट, यहां पर भी आपने इथाइन और हाइड्रोजन लिया और यहां पर भी आप इथाइन और हाइड्रोजन ले रहे हैं, यू आर ओनली चेंजिंग द कैटालिस्ट। इस रिएक्शन में आइदर यू आर टेकिंग निकिल और प्लेटिनम और पैलेडियम, व्हाइल इन दिस केस यू आर टेकिंग लिंडलर्स कैटालिस्ट। लिंडलर्स कैटालिस्ट क्या होता है? लिंडलर्स कैटालिस्ट में हम पैलेडियम को लेते हैं और उसमें थोड़ा सा क्विनोलिन मिलाते हैं, तो पैलेडियम जो है वो थोड़ा सा डीएक्टिवेट हो जाता है, पार्शियली डीएक्टिवेट हो जाता है, एंड दिस कैटालिस्ट इज कॉल्ड एज लिंडलर्स कैटालिस्ट। तो लिंडलर्स कैटालिस्ट की प्रेजेंस में इनमें से दो पाई बॉन्ड नहीं टूटते, केवल एक बॉन्ड टूटता है। एक बॉन्ड टूटेगा तो एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, एक एच यहां अटैच, दूसरा एच यहां पर अटैच, और क्या बन जाएगा, इथीन बन जाएगा। तो आपने देखा इथाइन
निकिल प्लेटिनम या पैलेडियम की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन के फलस्वरूप इथेन देता है, जबकि अगर हम इथाइन लें उसका कराएं हाइड्रोजनेशन लिंडलर्स कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो अब इथेन नहीं मिलता, क्या मिलता है, इथीन मिलता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं सेलेक्टिविटी, द टेंडेंसी ऑफ अ कैटलिस्ट टू कैटलाइज अ पर्टिकुलर केमिकल। इन कैटलिस्ट ने इस पर्टिकुलर रिएक्शन को कैटलाइज किया है, ऐसे ही इस कैटलिस्ट ने इस रिएक्शन को कैटलाइज किया है। This tendency of the catalyst is called its selectivity, means catalyst is found to be highly selective। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन लें और कराएं रिएक्शन कॉपर की प्रेजेंस में, तो बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड, इट इज फॉर्मेल्डिहाइड। अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 तो लें, लेकिन आप कैटलिस्ट चेंज कर रहे हैं, कॉपर की जगह जिंक ऑक्साइड और क्रोमिक ऑक्साइड का मिक्सचर लिया है और कॉपर भी लिया, तो क्या मिल रहा है, मीथेनॉल मिल रहा है, मिथाइल अल्कोहल मिल रहा है। और अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन लें, निकिल की प्रेजेंस में कराएं रिएक्शन, तो क्या बनेगा, मीथेन और वाटर बनेगा, मिलेगा। तो आपने देखा अलग अलग कैटलिस्ट में अलग अलग रिएक्शंस को कैटलाइज करने की टेंडेंसी है, जिसके फलस्वरूप अलग अलग प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। सो दिस टेंडेंसी ऑफ द कैटलिस्ट इज कॉल्ड सेलेक्टिविटी, इसी को कहते हैं सेलेक्टिविटी।